हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एसडी पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है गति। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु दिखाई देती हैं, हम उनको देखकर यह अनुभव कर लेते हैं कि वस्तु गति अवस्था में है कि विरामावस्था में है। जैसे कि जब आप देखते हैं सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां हमें क्या करती हैं, गति अवस्था में दिखाई देती हैं। पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे आपको विरामावस्था में दिखाई देते हैं। तो हम किसी भी वस्तु को देखकर या अनुभव कर लेते हैं कि वस्तु गति अवस्था में है कि विरामावस्था में है, किंतु उसे हम पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम उदाहरणों के माध्यम से इनको गति को हम परिभाषित करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इनका नाम मान लीजिए ए है, दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम मान लीजिए आपका बी है। दोनों किसी बिंदु ओ पर खड़े हुए हैं। किस बिंदु पर है? ओ पर है। जब आपने देखा तो दोनों बिंदु ओ पर खड़े थे, तब मान लीजिए समय आपका हो रहा था 10:05। लेकिन आपने जैसे को देखा कुछ समय बीता, जो बी है वो बिंदु ओ से चलकर बिंदु कहां पर आ गया? पी पर आ गया। कहां पर चल के आ गया? बिंदु पी पर चला आया। और फिर जैसे कुछ समय और बीता, धीरे धीरे पी से भी बिंदु पी से भी क्यू पर आ गया। कौन आ गया? आपका बी आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं? जो बी है आपका वो गति अवस्था में है, क्योंकि आपने देखा कुछ समय पहले जो बी था वो ए के पास था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है? बी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। मान लीजिए जब आपने देखा था तब दोनों बिंदु ओ पर थे, तब समय आपका 10:05 हो रहा था। लेकिन जब बिंदु पी पर आए तो मान लीजिए कुछ तो समय लगा ही होगा। मान लीजिए आपका हो गया 10:15 हो गए, तो 10:15 जब देखे तो बिंदु पी पर थे। लेकिन और समय बीता, मान लीजिए 10:25 पर देखें तो ये बिंदु क्यों पर आ गए थे। तो यहाँ से पता चलता है कि जो बी है वो गति अवस्था में है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं जो बी है कुछ समय पहले कहां पर था? ए के पास था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो अपने स्थिति में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ से हम गति की परिभाषा को हम कह सकते हैं, गति की परिभाषा हम दे सकते हैं कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है वही क्या होता है? आपका गति कहलाता है। जैसे यहाँ पर दी आपकी क्या है? गति अवस्था में। यहाँ से लिख सकते हैं समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। हमने क्या कहा? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। या ऐसे हम दूसरे शब्दों में और परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। हमने आपको दो परिभाषा दिया। पहला परिभाषा हमने दिया कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही आपका गति कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे यहाँ से हमें बी को देखने से लगता है जो है वो गतिमान है। अब दूसरा मान लीजिए कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तब क्या होगा? तो कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह विरामावस्था कहलाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं, विरामावस्था की परिभाषा दे सकते हैं। विरामावस्था की परिभाषा हम दे सकते हैं, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है
नहीं करती है तो वह विरामावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विरामावस्था कहलाती है। तो हमने आपको विरामावस्था की परिभाषा दे दिया। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह कौन सी स्थिति कहलाएगी? विरामावस्था कहलाएगी। अब मान लीजिए बेटा, यदि दोनों ए व बी अगर दोनों गतिमान हो तब आप कैसे गति को बताएंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? तब आपको मान लीजिए दोनों गतिमान यहां से चल के वस्तु ए और बी दोनों चल के बिंदु पी पर आ गए। कहां पर आ गए? बिंदु पी पर आ गए। तब आपको गति को बताने के लिए या नहीं कहेंगे कि कुछ समय पहले जो बी था वो ए के पास था, क्योंकि अब भी जो बी है वो ए के ही पास है। आपको अब गति को बताने के लिए आप यह कहेंगे कि जो व्यक्ति ए बी हैं वो दोनों कुछ समय पहले जब 10:05 हो रहा था तो ओ पर थे, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता वो दोनों कहां पर आ गए? पी पर आ गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि किसी भी वस्तु की गति अवस्था को बताने के लिए हमें एक स्थिर बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है, एक मूल बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ से हम नोट में लिख सकते हैं, वस्तु की गति अथवा विरामावस्था को ज्ञात करने के लिए एक स्थिर बिंदु या मूल बिंदु का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि आप किसी वस्तु की गति अवस्था अथवा विरामावस्था तभी बता सकते हैं जब आप किसी एक स्थिर बिंदु से किसी वस्तु को देखेंगे, तभी बता सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी वस्तु की गति अथवा विरामावस्था को बताने के लिए एक स्थिर बिंदु या मूल बिंदु का होना आवश्यक है। तो यहाँ तक बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपकी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। दूसरा पॉइंट बेटा लिख लीजिए, गति एक सापेक्ष पद है। अब मैं आपसे कहूं, क्या कोई वस्तु एक साथ दोनों अवस्था में गति कर सकती है? गति अवस्था में भी हो और विरामावस्था में भी हो, क्या ऐसा हो सकता है? आइए हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति ए हैं, इनका नाम ए है, दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका बी। इन आपके के हैं, कौन है? बी हैं। दोनों मान लीजिए किसी बस से आपकी यात्रा कर रहे हैं। तो बस जो व्यक्ति सी है वो यहां से खड़ा होकर देख रहा है, ये व्यक्ति आपका सी है। तो सी के ने देखा गति की बस किस अवस्था में है? आपकी गति अवस्था में है। किस अवस्था में? बस आपकी गति अवस्था में। मान लीजिए कुछ समय पहले बिंदु पी पर थी, इसके बाद कुछ समय बाद बिंदु क्यू पर आ गई। कहां पर आ गई? बस बिंदु क्यू पर आ गई। मान लीजिए दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए है ये और इनका नाम बी है, बस यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो जो ए है, ए के लिए बी किस अवस्था में होगा? विरामावस्था में है, क्योंकि समय के साथ इन दोनों की स्थिति पर क्या हो रहा है? परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ए के सापेक्ष बी, यहां से लिख सकते हैं ए के सापेक्ष बी किस अवस्था में है? बी ए के सापेक्ष बी विरामावस्था में। किस अवस्था में है? विरामावस्था में। और किंतु बी के सापेक्ष ए भी किस अवस्था में है? बी के सापेक्ष ए भी किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। क्यों? क्योंकि
बस आपकी चल रही है, क्योंकि जो ए है वो बी के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, और जो बी है वो भी ए के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ये दोनों किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। क्यों? हमने आपको बता दिया कि ए और बी दोनों समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जो जहां पर है वहीं पर है, समय बीतता जा रहा है किंतु ये अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सी के है, ये इन दोनों के नजर से किस अवस्था में होगा? गति अवस्था में होगा, क्योंकि इन्होंने आपने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब आपका बिंदु P पर थे तो व्यक्ति C आपका कहां पर था? बस से आगे था। लेकिन जैसे ही ये बस बिंदु Q पर पहुंचती है तो ये जो C है वो बस से पीछे हो जाता है। तो ये तो दोनों किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो गति अवस्था में कौन होगा? गति अवस्था में C होगा, क्योंकि अब कुछ समय पहले बस के आगे था, अब कुछ समय बाद कहां हो गया? बस से पीछे हो गया है। तो इन दोनों के नजर से आप देखेंगे तो C किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। AB के सापेक्ष AB के सापेक्ष जो C है किस अवस्था में होगा? गति अवस्था में। किस अवस्था में होगा? गति अवस्था में होगा। गति अवस्था में होगा। किंतु क्या C के नजर से क्या AB विरामावस्था में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि C जहां पर था वहीं पर है, और जो बस है, जो AB थे वो पहले, जो व्यक्ति A और B थे ये दोनों पहले कहां पर थे? बिंदु P पर थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे बीता समय वैसे ही AB जो है बिंदु Q पर आ गए, इससे आगे निकल गए। पहले पीछे थे, अब इससे क्या हो गए? आगे हो गए C से। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो C की नजर से अगर हम देखें तो AB किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। तो C के सापेक्ष अगर हम देखें, C के सापेक्ष जो AB है वो किस अवस्था में होंगे? गति अवस्था में होंगे। किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। तो आप यहां से डिफाइंस की नजर से आप देख रहे हो, तो यहां से हमने क्या कहा? C के सापेक्ष AB जो है किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, जब आपने किसी बस से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं, जब आप बस पे बैठे रहते हैं तो आप अपने आप को देखते हैं तो आप विरामावस्था में महसूस करते हैं, किंतु जो बाहर की वस्तुएं होती हैं वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देती हैं। आपने अनुभव किया होगा, बस से बैठे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि जो बाहर की वस्तु दिखाई देती है, बाहर खड़े यात्री या पेड़ पौधे आपको पीछे की जाते हुए दिखाई देते हैं, किंतु अपन स्वयं विरामावस्था में हमको अनुभव होता है। किंतु जो बाहर खड़ा यात्री है उसके लिए आप किस अवस्था में हो? गति अवस्था में हो। तो यहां से पता चलता है गति एक सापेक्ष पद है। क्या गति है? क्या यहाँ पर सापेक्ष पद है। दूसरा एग्जाम्पल आप लेते हैं, इसको मिटाए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए किसी नदी में, मान लीजिए आपका नदी है, मान लीजिए इसमें कोई नदी, इस नदी में मान लीजिए कोई नाव पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आप यहां से देख रहे हैं ये नाव कुछ समय बाद मान लीजिए यहां पर पहुंच जाती है। मान लीजिए बिंदु आपका कौन था? ए था। ए बिंदु आपका मान लीजिए बी पर आ जाती है कुछ समय बाद। यहां पर आ जाती है, ठीक। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति है इस पर नाव पर बैठा वो किस अवस्था में है। अगर हम बेटा देखें, अगर हम इस नाव के सापेक्ष देखें, किसके सापेक्ष देखें? नाव के सापेक्ष देखें तो ये किस अवस्था में है? विरामावस्था में है, क्योंकि नाव के जिस स्थान पे वो बैठा था अब भी उसी स्थान पे बैठा हुआ है। उसने समय के साथ अपना स्थिति परिवर्तन किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय बीत रहा है और नाव के जिस स्थान पे बैठा था उसी स्थान पे अब भी बैठा हुआ है। उस समय बीत रहा है लेकिन अपने स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नाव पे बैठा व्यक्ति है नाव के सापेक्ष किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। किंतु अगर नदी के सापेक्ष देखें तो जो ये व्यक्ति है किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। क्योंकि आपने देखा कुछ समय पहले जो नाव थी
बिंदु ए पर थी, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, जो नाव है वो चल कर कहाँ आ गई, बिंदु बी पर आ गई। कहाँ चल आ गई, कहाँ चलकर आ गई, बिंदु बी पर आ गई। तो यहाँ से पता चलता है कि समय के सापेक्ष जो है स्थिति परिवर्तन कर रहा है। किसके सापेक्ष देख रहे हैं हम, नदी के सापेक्ष देखने पर हमें जो व्यक्ति है एक किस अवस्था में दिखाई दे रहा है, हमें गति अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो बात ये नहीं तय करता है कि वस्तु गति अवस्था में है कि विराम अवस्था में, बात तय ये करता है कि तुम देख किसके सापेक्ष रहे हो। ये बात आपको बताता है कि वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था है। कहने का मतलब तुम स्थिर किसे मान रहे हो, तुम नाव को स्थिर मान रहे हो या जल को स्थिर मान रहे हो, किसको स्थिर मान के गति का अनुभव कर रहे हो। बात एक पता मायने रखती है। ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मान लीजिए आप पृथ्वी पर बैठे हैं। मान लीजिए आपका व्यक्ति कौन है, ए है, तो ए व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या है आपका, बी है। तो दोनों कहाँ, पृथ्वी पर हो। तो अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो ए किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। क्यों, क्योंकि समय बीत रहा है, वो जिस अवस्थान पे था वही स्थान पे परिवर्तन नहीं कर रहा है। किंतु अगर हम इस बिंदु को पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं तो किस अवस्था में है, विरामावस्था में। किंतु यही व्यक्ति जो बी है, यही व्यक्ति जो बी है, ये अगर अंतरिक्ष से देखता है, कहां से देखे, अंतरिक्ष से देखे आके, तो जो आपका ए है वो गति अवस्था में होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है घूमती है, इससे इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए है आपका किस अवस्था में होगा, गति अवस्था में होगा। अगर अंतरिक्ष से देखने पर, कहां से, अंतरिक्ष से, अगर हम अंतरिक्ष से देख रहे हैं तो जो आपका ए होगा वो किस अवस्था में होगा, गति अवस्था में होगा। और जो आपका, अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो जो आपका ए है वो किस अवस्था में होगा, विरामावस्था में होगा। तो बात ए मायने रखती है, तुम देख किस कहां से आए हो, किसके सापेक्ष तुम देख रहे हो वस्तु की, तभी गति का अनुभव मान किया जा सकता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किए हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं जितनी भी वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तु क्या होती है, निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं होती हैं। यहाँ से हमें देखकर पता चलता है। तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, कोई वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं होती है। कोई वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं होती है। नहीं होती है, यहां से नहीं पता चलता है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब हम बात करने वाले हैं गति के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं गति के प्रकार 5 प्रकार होते हैं। गति के प्रकार, पहला है आपका रेखीय गति, रेखीय या रैखिक गति। इसमें हम लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वह रैखिक गति कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। यहां लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो वह रेखीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, सड़क पर दौड़ती सीधी गाड़ियां किस अवस्था में होती हैं, रेखीय गति कहलाती हैं। वृक्ष से गिरता हुआ फल किस अवस्था में होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। जब वृक्ष से कोई फल गिरता है तो एक सीधी रेखा में गति करता है।
बॉल को कैच, गेंद को कैच करता हुआ खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी किस अवस्था में होता है? गेंद आपकी गति एक ही गति अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है अगर जो कैच करता है खिलाड़ी, अगर गेंद एक सीधी रेखा में न गति करती तो क्या वो कैच कर सकता था? मान लीजिए आपको कोई कैचर है, मतलब कोई खिलाड़ी है, एक गेंद को क्या कर रहा है? कैच कर रहा है। मान लीजिए गेंद यहाँ से आ रही है, अगर इस सीधी रेखा में ना आए तो क्या इसे कैच कर सकता है? कभी नहीं रोक सकता है, कभी कैच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सीधी रेखा में नहीं आएगी तो गेंद कुछ दूर यहाँ पे जाएगी, फिर मुड़कर यहाँ पर चली जाएगी, फिर ऐसे करते करते घूम जैसे यहाँ चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? कैच कर सकता है ऐसा, लेकिन होता नहीं है, कभी नहीं कैच कर सकता है। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो गेंद आती है वह किस अवस्था में, ऊपर से फेंकी हुई गेंद किस अवस्था में आती है? एक रेखीय गति के रूप में आती है, एक रेखीय गति में होती है। ऊपर से आती हुई गेंद किस अवस्था में होती है? रेखीय गति में होती है। अब यहां से हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा चलेंगे क्या? दूसरी गति आपकी होती है क्या? वृत्तीय गति। कौन सी होती है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति सबसे ही पता चल रहा है कि वस्तु किस अवस्था में गति करेगी? वृत्तीय अवस्था में गति करेगी। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वह एक वृत्ताकार पथ में गति करती है, तो वह कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय पथ कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। यहां से लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार या वृत्तीय पथ में गति करती है, या वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। हमने क्या कहा? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई क्या? पृथ्वी। सूर्य है, मान लीजिए आप क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? आपकी पृथ्वी लगाती है। कौन सी लगाती है? पृथ्वी, जो कि आपकी किस अवस्था में होती है? वृत्तीय पथ गति अवस्था में होती है। गति किस अवस्था में गति लगाती है? कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय पथ में गति कहलाती है, क्योंकि एक वृत्ताकार पथ में क्या करती है? सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती पृथ्वी कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। अब हमने वृत्तीय गति के बारे में जान लिया। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। आइए अगला हम देखते हैं दोलनीय गति। कौन सी गति? दोलनीय गति। कौन सी गति? दोलनीय गति। दोलनीय गति होती है यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे रूप में गति करती है तो वह गति कौन सी कहलाती है? दोलनीय गति कहलाती है। जैसे आपने झूले की गति आपने देखा होगा। झूले की गति क्या होती है? झूला मान लीजिए यहाँ से बंधा हुआ है, तो झूला कुछ दूर तक इस साइड जाता है, एक निश्चित बिंदु से। ये क्या होता है आपका? निश्चित बिंदु से इस साइड जाएगा, फिर इस साइड आता है, फिर इस साइड जाता है। कहने का मतलब इधर उधर गति करता है। या आपने स्प्रिंग की गति करें, जब स्प्रिंग दबाते हैं तो वह कौन सी गति होती है? दोलनीय गति होती है, या ऊपर नीचे गति करती है। तो ये सभी गति क्या कौन सी गति कहलाती है? दोलनीय गति कहलाती है। तो यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं दोलनीय गति की। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करता है तो वह दोलनीय गति कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित बिंदु से, लिख दें यहां से, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित बिंदु से बिंदु से इधर या उधर
या ऊपर नीचे रूप में गति करती है, चे ऊपर नीचे गति करती है तो दोलनी गति कहलाती है, तो वह दोलनी गति कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे झूले की गति। किसकी गति? झूले की गति। यहां से एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, झूले की गति कौन सी गति कहलाती है आपकी? दोलनी गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है आपकी? दोलनी गति कहलाती है। उसके बाद सरल लोलक। लोलक क्या होता है? जब किसी हम वस्तु को लटका देते हैं, लटका के जब इसको हम खींच कर छोड़ते हैं तो इस अवस्था में आपकी क्या करती है? गति करती है। तो वो भी गति कौन सी कहलाती है आपकी? दोलनी गति कहलाती है। यहां से लिख सकते हैं, सरल लोलक की गति कौन सी गति कहलाती है आपकी? दोलनी गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? दोलनी की गति कहलाती है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले गति के प्रकार पर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो हमने 3 गति के बारे में जान लिया था। आपने देखा रेखीय गति क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है। अब हम जानेंगे चौथी आपकी क्या है? घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है आपकी? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो वह कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा लट्टू क्या होता है? अपने अक्ष पर चारों ओर क्या करती है? गति करती है। वह कौन सी गति कहलाती है? इसी रूप में गति करती है आपकी, किस अवस्था में कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। और आपकी जो पृथ्वी होती है या भी घूर्णन गति भी करती है या वृत्तीय गति, दोनों गति करती है। आपसे कोई पूछे पृथ्वी आपकी कौन सी गति करती है, तो पृथ्वी वृत्तीय गति भी करती है, साथ साथ घूर्णन गति करती है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ साथ वह अपने अक्ष पर भी क्या करती है? अपने अक्ष पर भी क्या करती है? घूमती है। क्या करती है? घूमती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो वह कौन सी गति कहलाती है? वह कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। यहां से हम लिख सकते हैं क्या? यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है, चारों ओर अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह घूर्णन गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। हमने एग्जाम्पल मिल लिया लट्टू की गति। कौन सी गति? लट्टू की गति कौन सी गति कहलाती है आपकी? घूर्णन गति कहलाती है, क्योंकि वह अपने अक्ष के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। दूसरा हमने क्या कहा? पृथ्वी आपकी कोई पूछे पृथ्वी घूर्णन गति के साथ साथ वृत्तीय भी गति करती है, क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वृत्तीय पथ पर ही चलती है। तो पृथ्वी की गति हमने 4 देख लिए। अब आते हैं, देखते हैं पांचवा क्या होता है? पांचवा आपका होता है अनियमित गति। कौन सी गति होती है? अनियमित गति कहलाती है। अनियमित गति क्या होती है? अनियमित गति वो एक गति जो
अनियमित गति, अनियमित गति कहलाती है आपकी जब कोई वस्तु गति के दौरान अपनी दिशा में निरंतर क्या करती है, परिवर्तन करती रहती है। तो कौन सी गति कहलाती है, अनियमित गति कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, कौन सी गति कहलाती, कौन सी गति रहती है, कौन सी गति में होती है, वो अनियमित गति में होती है, क्योंकि गति के दौरान वह अपनी दिशा में निरंतर क्या करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं यदि, क्या लिख सकते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तन होती है तो वह अनियमित गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, अनियमित गति कहलाती है। तो हमने क्या कहा, अनियमित गति, यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तन होती है तो वह गति कौन सी कहलाती है, अनियमित गति कहलाती है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, फूलों पर मंडराती हुई क्या, तितलियां, कौन सी गति होती है आपकी, अनियमित गति कहलाती है। तो यहां तक हमने आज जाना, गति के बारे में जान लिया, गति क्या है, एक सापेक्ष पद है, सापेक्ष पदों के बारे में जान लिया, साथ साथ हमने गति के प्रकारों के भी बारे में जान लिया। अब अगले लेक्चर में हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे। कौन सी राशि जानेंगे, सदिश अदिश राशि जानेंगे, दूरी विस्थापन की परिभाषा देखेंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, फ्री में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है।